हेलो एवरीवन, मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर में स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि हम सेशन को जो है शुरू करें, मैं जो है एक कोट के साथ इस सेशन की शुरुआत करना चाहता हूं। और वो ये है कि विजय विजय वही होते हैं विजय वही होते हैं जिन्हें विजय होने का विश्वास होता है। ठीक है, तो अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी जो शुरुआत होगी हम उसको इंडियन जीके से करेंगे। ठीक है, इंडियन जीके में हम आज जो लेके आए हैं वो हम पॉलिटी के जो है क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और वो बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं। और हम इनको जो है हम आज डिटेल में इनको जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच शेड्यूल वॉज एडिड बाय 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के संविधान में जो है 52वें संशोधन में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, क्या बोलते, तो इसका आंसर है पहला शेड्यूल, पहला अनुसूची, 10वां 11वां 9th एंड आंसर बताइए। जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो मैं आपके जो बाकी जो है बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो शेड्यूल होता क्या है। ठीक है जी, शेड्यूल जो है एक तरीके से जो है ना अपेंडिक्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे जो होता है ना कि जो कुछ भी जो बचा कुचा पार्ट होता है वो एक जगह रखा जाता है, तो उसी को हम जो है इसको शेड्यूल या फिर अनुसूची बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो जब हमारा संविधान जो है लागू हुआ था, तो उस समय जो हमारे जो उस टाइम जो शेड्यूल थे, यानी कि जो उस टाइम अनुसूची थी, तो उस टाइम 8 अनुसूची थी। ठीक है, उसके बाद 4 ऐड की गई संविधान में संशोधन करके। ठीक है, जो सबसे पहले जो हमारी जो जोड़ी गई थी वो थी 9th शेड्यूल। ठीक है, 8 थी पहले से और उसके बाद 4 जोड़ी गई, यानी कि अब टोटल है 12 शेड्यूल। यानी कि 9th जोड़ी गई, ये जोड़ी गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है जी, फर्स्ट जो ये है संविधान संशोधन करके जो है इसको जोड़ा गया था। और जो सेकंड जो है उसके बाद जोड़ा गया था 10th शेड्यूल, जिसको हम 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था। उसके बाद जोड़ा गया था 11th, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है। 9th वाला जो है ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, और जो 10th वाला ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। ठीक है जी, और जो 12वां था वो है एमसी से रिलेटेड है, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसको नगर परिषद बोलते हैं, वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, उसको 74th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उससे जोड़ा गया था। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि जो राज्यसभा जो है वो डिले कर सकता है फाइनेंस बिल को। ठीक है जी, व्हाट इज फाइनेंस बिल, पहला क्वेश्चन आपका यही आना चाहिए। और उसको जो है कंसिडरेशन के लिए भेजता है लोकसभा को फॉर अ मैक्सिमम पीरियड। ठीक है जी, यानी कि जो राज्यसभा है लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को जो है अवधि के लिए, किस अवधि के लिए, कितनी अवधि के लिए जो है उसको विलंबित कर सकता है। तो इसका सही आंसर है 14 दिन के लिए। ठीक है जी, मैक्सिमम जो है उसको वो जो है 14 दिन तक उसको जो है वो कर सकता है, क्या बोलते हैं, विलंबित कर सकता है। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो इसका जो कीवर्ड है वो है कि फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल जो है 117 के अंदर आता है। ठीक है जी, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में कि जो फाइनेंस बिल है, यानी कि जो ये क्या बोलते हैं वित्त विधेयक है, कौन सी आर्टिकल में आता है, तो ये आता है 117 आर्टिकल में। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार निहित है। किसमें निहित है जी बताइए, स्वतंत्रता का अधिकार में, जीवन और व्यक्तिगत का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण से बचाव का अधिकार। तो बताइए, यानी कि राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड इन व्हाट। तो इसका सही इसका सही आंसर है जीवन और व्यक्तिगत अधिकार। ठीक है जी, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो राइट टू एजुकेशन है ना, ये 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, उससे ये ऐड की गई थी। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 21A में। ठीक है जी, आर्टिकल 21 क्या है, 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत अधिकार। और राइट टू फ्रीडम जो है ये आ गया हमारा आर्टिकल 19। राइट टू इक्वालिटी आ गया 14। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आ गया हमारा 17 और 18, सॉरी 17। ठीक है जी,
तो ये हमारा आर्टिकल आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ पंचायत इज डिसॉल्व्ड, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन हाउ मेनी टाइम। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन है वो है 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर के लिए। यानी कि एक पंचायत अगर भंग हो जाती है तो चुनाव कितने समय में मतलब आयोजित करना ही पड़ता है जो कि है। तो इसका सही आंसर है 6 महीने। ठीक है जी, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। और मैं आपको पंचायत से रिलेटेड बता दूं, यानी कि जो पंचायत में जो है ना 1/3 रिजर्वेशन जो है वो वुमेन के लिए रहती है। ठीक है, और वो कौन सी आर्टिकल में दिया गया है, वो दिया गया है 243 डी में। ठीक है जी, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन से जो आर्टिकल में है वुमेन को रिजर्वेशन मिली हुई है इन पंचायती राज सिस्टम जो है। ठीक है, तो वह 243 डी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, और उसका जो है क्या है, पिज़्ज़ा यानी कि पंचायत का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार यानी कि अधिनियम किसकी सिफारिश पर अधिनियमित किया गया था। भूरिया समिति, अशोक समिति, नरसिम्हम समिति, गाड़ीगल समिति। यानी कि पिज़्ज़ा एक्ट जो है किसके रिकमेंडेशन में स्टार्ट हुआ था, यानी कि जो है वो एनेक्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है भूरिया कमेटी। बाकी जितनी भी कमेटी है वो सारी पंचायती राज से जो है रिलेटेड है। ठीक है जी, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एससी के लिए अलग से जो राष्ट्रीय आयोग है कब अस्तित्व में आया था। यानी कि सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर जो है शेड्यूल कास्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। तो इसके जो ऑप्शन है वो है 2000, 2004, 2008 या फिर 2010। तो इसका सही आंसर है 2004। ठीक है जी, तो जो ये क्या बोलते जो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, जो ये पहले इसमें ना एससी और एसटी के लिए एक ही था। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो है 89th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई उससे जो अलग अलग हो गया, जो है एससी के लिए अलग से बन गया, जो एसटी के लिए उनके अलग से बन गया। ठीक है, और ये कब आया था, ये आया था 2003 में, और ये फोर्स हुआ कब से, 2004 में। तो इसका सही आंसर है 2004। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विच ईयर स्टेट ऑफ हरियाणा वॉज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, कब हुआ था। इसका सही आंसर है 1966। ठीक है जी, कब है, क्या है इसका आंसर, इसका सही आंसर है 1966। तो 1960 में कौन सा राज्य जो है गठित हुआ था, तो उसका वो है गुजरात। ठीक है, 63 में क्या हुआ था, 63 में नागालैंड हुआ था। ठीक है जी, 1969 में कुछ भी नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जो है 71वें, इसको हाईलाइट कीजिए, 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, यानी कि 8th जो शेड्यूल है उसमें क्या बोलते कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको 71st जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है उसको जोड़ा गया था। तो ऑप्शन है नेपाली, डोगरी, मणिपुरी या फिर दोनों ए और बी। तो आंसर दीजिए। इसका सही आंसर जो है वो है बोथ ए एंड बी। ठीक है, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और एक और लैंग्वेज है उसका नाम है कोंकणी। ठीक है जी, इन तीनों को जो है 71st से जोड़ा गया था, और जो 21st से जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था सिंधी को। ठीक है, और उसके बाद एक और जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 90 जो है 2 में, 92nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उससे जोड़ा गया था किसको, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे है, ये डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनका जो है इन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें लिखा है कि लोकायुक्त जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है किसको, राज्यपाल को करता है, मुख्यमंत्री को करता है, उच्चतम न्यायाधीश जो है हाई कोर्ट के उनको करता है, या फिर विधानसभा के जो है अध्यक्ष को करता है। हाँ जी, तो बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है वो राज्यपाल को करता है। ठीक है जी, तो मैं आपको बता दूं, जो लोकपाल है वो सेंटर के लिए होता है, और जो लोकायुक्त है वो होता है स्टेट के लिए। ठीक है जी, पहली ये बेसिक सी बात है। और जो लोकपाल का जो हमने कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया था, ये लिया हमने तो सबसे पहले इसको जो लागू करने वाली कंट्री कौन सी, इसको सबसे पहले जो लागू करने वाली कंट्री थी वो थी स्विट्जरलैंड। ठीक है, और जो है जो लोकायुक्त जो है, यानी कि जो ये लोकायुक्त है सबसे पहले किस राज्य ने जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट किया था, यानी कि लागू किया था,
ठीक है जी। इस पे क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो सकते हो कि किसने लागू किया था और किसने इसको जो है एक्ट लाया था। जो इसको लागू किया था वो महाराष्ट्र ने किया था, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर है इसका महाराष्ट्र। और जो है मैं बता दूं, जो ये जो है लोकायुक्त और लोकपाल है, इनके पास मतलब अपना कोई भी वो नहीं है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है जी। और जो इनका काम है वो ये है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और जो है जुडिशियल एक्शन जो है ना, उनके अगेंस्ट जो कंप्लेंट आती है वो यहीं पे आती है लोकपाल में, ठीक है जी। जो भी प्रशासनिक अधिकारी जो होता है उनकी भी जितनी भी कंप्लेंट होगी वो सारी ये डील करेगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकार को दर्शाता है, ठीक है जी। तो बताइए, पार्ट 4 है, पार्ट 4A, पार्ट 4B, पार्ट 4 3, कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका सिंपल सा आंसर है पार्ट 4A, ठीक है जी। तो पार्ट 4A काय में आता है, ये आता है जी आपका DPSP। अच्छा जी, तो DPSP को और क्या बोलते हैं, DPSP को बोलते हैं राज्य के जो है नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक है। तो ये बाकी पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल जो है राइट आता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। और जो इसका जो है अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया as framed by the Constituent Assembly was finally adopted और enacted on, इसको जो है कब किया गया था, बताइए। इसका जो सही आंसर है, इसको अडॉप्ट और जो है इसको एनेक्ट किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है। और जो इसको केम इनटू फोर्स हुआ था, जब ये लागू हुआ था, कब हुआ था ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जो है लागू जो, जैसे कि इसमें कई सारे प्रोविजन थे जो 26 नवंबर को लागू हो गए थे, पर जो मेन जो है कि जो सारे के सारे जो लागू हुए थे वो हुए थे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है जी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय द फॉरेनर्स इन इंडिया, ठीक है। तो मैं आपको इससे पहले कि आप इसका चलो आंसर दे दीजिए इसका पहले आप, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय द जो है फॉरेनर्स, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो विदेशी नागरिकों द्वारा जो है उसको जो है उनको अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, या फिर शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। तो इसका आंसर दीजिए। आपको बता दूं इसका सही आंसर है शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यानी कि जो आर्टिकल है ना 15, 16, 19, 29 और 30, जो ये आर्टिकल्स है ना, ये सिर्फ इंडियंस को मिले हुए हैं, ठीक है। ये आर्टिकल जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में इसमें बताए थे अभी, तो सिर्फ इंडियंस को मिले हुए हैं। जो इनमें देखते हैं हम कौन सा आर्टिकल, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये 21 आता है, यानी कि ये तो नहीं है। और जो इंडियंस को, जो कि यानी कि ये दोनों को मिलता है, ठीक है, ये दोनों को मिलेगा, सिर्फ इंडियंस को नहीं मिलेगा। राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन जो है, ये हमारा जो है 25 से 28 तक आ गया, यानी कि ये भी नहीं है, ठीक है। इक्वलिटी फॉर लॉ 14 में आ गया, तो ये भी नहीं है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आगे 29 और 30 वाले, इसीलिए जो ये है इसको ये क्लेम नहीं कर सकती, ये सिर्फ जो इंडियंस को ही मिला है ये राइट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कौन से आर्टिकल में उपस्थित है। तो सिंपल सा आंसर है इसका 61। अच्छा, तो बाकी हम जो है ऑप्शन देख लेते हैं। 60 में वो है शपथ से रिलेटेड है, राष्ट्रपति की, ठीक है, शपथ से रिलेटेड है। और जो है 53 है, वो इसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है कि भाई जो भी अमल में लाएगा पावर, वो इससे रिलेटेड है, यानी कि इसकी एग्जीक्यूटिव पावर से इसका जो है रिलेटेड है। और 78 है, 78 क्या है, 78 जो है आर्टिकल, वो डील करता है कैसे, ये करता है पीएम की जो शक्ति है ना उससे रिलेटेड करते हैं, उससे डील करता है, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है जी, नेशनल इमरजेंसी, इसको हाईलाइट कर दीजिए। मेंशन इन विच आर्टिकल, तो सिंपल सा आंसर है इसका, बताइए क्या आंसर है इसका। सही आंसर है 352। 356 क्या है, ये राष्ट्रपति जो शासन जिसको बोलते हैं, ये है 356। और 360 में क्या है, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी,
ठीक है, जो कि अभी तक इंडिया में आज तक भी नहीं लगी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो है बोलने और दर्शाने का अधिकार कौन से आर्टिकल में? ये भी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है और इसका सिंपल सा आंसर है 21A। माफ कीजिएगा, 21 नहीं है, ये ऑप्शन ही 19A होगा, 19A होगा। गलती से इसमें 21 आ चुका है, पर इसका आंसर ये 19 होगा, 19 का ए। जो 19 है ना, वो दिखाता है हमारे को फ्रीडम ऑफ, वो देता है, वो फ्रीडम देता है आर्टिकल 19, ठीक है। तो ए जो है वो देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। जो बी देता है वो देता है हमारे को राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, एंड सो ऑन, जो है ऐसे ऐसे जो हमें मिलता है। तो इसमें कई सारे जो हमें प्रोविज़न दिए गए हैं, ठीक है। तो इन आर्टिकल को आप जो है जो है कि इनको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट टू वोट यानी कि वोट डालने का अधिकार कौन सा अधिकार है? सिंपल सा क्वेश्चन है और ये पहले क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये बेसिक सा क्वेश्चन है, पर ये आ सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ठीक है। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, या इनमें से कोई भी नहीं है? बताओ भाई, ये तो आपको आना चाहिए। वैसे थोड़ा ट्रिकी सा मीडियम सा क्वेश्चन है, ना इजी है ना टफ है। तो इसका सही आंसर है लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार, ठीक है जी। तो चलिए आगे चलते हैं। जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पावर ऑफ गवर्नर टू रिजर्व अ मनी बिल गिवन इन विच आर्टिकल, ठीक है। कौन सा जो आर्टिकल है जिसमें हमें धन विधेयक को आरक्षित करने का जो अधिकार है वो गवर्नर के पास दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 201, ठीक है। आर्टिकल 213 क्या है? तो इसमें गवर्नर के पास वो पावर है जिसमें कि वो जो है ऑर्डिनेंस जो है, यानी कि वो अध्यादेश ला सकता है वो जो गवर्नर, ठीक है, स्टेट में, जबकि जब क्या बोलते हैं विधानसभा सेशन में नहीं होता है, ठीक है। आर्टिकल 108 क्या है? आर्टिकल 108 जो है जॉइंट सिटिंग के बारे में बताता है, जो पार्लियामेंट में, यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा कब जो है किन मुद्दों पे जो है वो एक साथ मिल के जो है जो डिसीजन लेगी, तो उस टाइम जो है प्रेसिडेंट जॉइंट सभा जो है उसको बुलाता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो जॉइंट सिटिंग होती है उसको जो है, जो हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको कभी जो है उसको प्रिसाइड नहीं करता, यानी कि उसको जो है कभी उसको मतलब वो प्रिसाइड नहीं करता है उसको जो है, ठीक है। तो जो है उसको ये इसमें आप याद रख लीजिएगा। और जो आर्टिकल 124 है ये जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है उसकी जो जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे रिलेटेड है आर्टिकल, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसका जो है क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में की जो है राज्य सूची में शामिल नहीं है? कि जो है इसमें जो है कौन सी जो है इसमें नॉट इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पुलिस तो देखो है, कानून एवं व्यवस्था जो है ये भी है, लोकल गवर्नमेंट ये भी है, आपराधिक न्याय संस्था ये नहीं है, ये हमारा कंकरेंट लिस्ट में है। तो मैं आपको बेसिक सा फैक्ट एक और बताना चाहूँगा कि जो हमारे शेड्यूल जो 7वां शेड्यूल है उसमें जो है 3 लिस्ट बनाई गई है, ठीक है। एक है सेंटर के लिए, एक है स्टेट के लिए, एक है कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, यानी कि दोनों के लिए वो, यानी कि इस लिस्ट में जो है इनमें दोनों लॉ बना सकते हैं मिलके, स्टेट भी और सेंटर भी, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जो ये वाला जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो वार्षिक वित्तीय विवरण नीचे दिए हुए कौन से आर्टिकल में है? बताइए जी, ये तो सिंपल सा आंसर है। 108 मैंने आपको बताया जॉइंट सिटिंग है। 110 जो 12 है वो बजट से रिलेटेड है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण से। और जो 110 है वो रिलेटेड है आपका जो आपका 110वां जो आर्टिकल है वो मनी बिल से रिलेटेड है, ठीक है, जो है वो उससे रिलेटेड है। और जो 111 है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन विच केस सुप्रीम कोर्ट जो है सेड कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा कहा कि जो प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है LIP केस में, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको इसका बेसिक चीज़ बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो बेरोबारी केस है ना, इसमें ये बताया था कि
जो है, जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसी चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद जो केशव नंदा भारती केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो पार्ट है हमारे संविधान का। ठीक है, उसके बाद जो एक और केस हुआ वो हुआ LIC ऑफ इंडिया केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो है प्रियम्बल जो है, यानी कि प्रस्तावना जो है, वो हमारे संविधान का इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि अभिन्न अंग है। यानी कि इसके बिना जो हमारा संविधान है वो अधूरा है। समझ रहे बात? तो वो कौन से केस में बोला था वो संविधान ने? वो बोला था हमारे LIC ऑफ इंडिया वर्सेस LIC ऑफ इंडिया वाले केस में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं। इसमें लिखा है कि कौन से एक्ट से पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव शामिल किया गया था? अच्छा, ये स्पेशली उस चीज़ के लिए जैसे कि जो ब्रिटिश जब उस टाइम अंग्रेजों के टाइम में जो बिल आया करते थे, तो उस टाइम में कि कब जो पहली बार है जो इंडिया को प्रत्यक्ष तौर पर जो है क्या बोलते हैं चुनाव में शामिल किया गया था। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव जो है शामिल किया गया था हमारे इसमें इंडिया में। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ एक बार कि फ्रॉम विच एक्ट फर्स्ट टाइम जो है डायरेक्ट इलेक्शन जो है ऐड किए गए थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसका सही आंसर है हमारा, इसका सही आंसर है भारतीय सरकार एक्ट 1919। पिट्स इंडिया क्या है इसमें भाई, याद रखिएगा, अपने ध्यान से याद रखिएगा, इसमें डबल गवर्नमेंट की बात की गई थी। ठीक है, और जो 58 है इसमें जो है गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके जो है वाइसराय रख लिया गया था। ठीक है, और 1892 इसको ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए थे। डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो तो इसमें ऐड किए गए थे 1919 में, पर 1892 में जो है इनडायरेक्ट ऐड किए गए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, और जो है ये है कि हु इज़ नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? इस सिंपल सा इसका जो आंसर है, और उसका सही आंसर है क्या बोलते हैं BN रॉय। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है BN रॉय, यानी कि किसको जो है हम क्या बोलते हैं संवैधानिक सलाहकार कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो MN रॉय है, ये पहले वो शख्स है जिसने क्या बोलते अंग्रेजों को क्या बोलते सुझाव दिया था कि इंडिया को जो है जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है उसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो वो MN रॉय थे। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। BR अम्बेडकर, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है जी, और क्या बोलते जवाहरलाल नेहरू जो है, ये जो कमेटी बनी थी ना जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, यानी कि तो उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो उसके जो है ये पार्ट थे। और जो है जब उसके बाद जब इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद जो है ना अलग अलग कमेटी बैठी थी इसके अंदर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो उसके जो है ये जो इंडियन जो है स्टेट की जो है स्टेट कमेटी के जो ये हेड थे, सेंटर कमेटी के हेड थे, और जो है सेंट जो है स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है जी, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ डील करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है टुक हाउ मच टाइम टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान सभा को कितना समय लगा हमारे संविधान को बनाने में? सिंपल सा इसका जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड से इसका आंसर है, इसका सही आंसर 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करके रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट की नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट करता है 32 का यूज़ करके, और जो हमारा हाई कोर्ट है वो यूज़ करता है 226 को। ठीक है, 124 मैंने आपको बताया कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है, और जो 124 है 4A है, जो 124वां जो A है ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट से ही डील करता है। ठीक है, और जो आर्टिकल 130 है उसमें ये जो है सुप्रीम कोर्ट की सीट बताई गई है। ठीक है, जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और यह अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन से संवैधानिक संशोधन को छोटा संविधान कहा जाता है, यानी कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है 42nd। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है 42nd ये। ठीक है, 44th क्या है? 44 में जो है मैक्सिमम पता है क्या चेंजेस किए गए थे? जैसे 42nd पता है कब आया था? जब देश में आपातकाल लगा हुआ था।
ठीक है। और 44 आया उसी चीज़ को कम करने के लिए। जैसे 42 जब था ना आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि जब आपातकाल लगा था ना, तो उस टाइम ऐसा था कि जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने अगर एक बार नेशनल इमरजेंसी लगा दी तो उसके बाद वो हमेशा के लिए लगी रहती थी जब तक उसको हटाए ना, ठीक है। पर जो 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी कि संवैधानिक संशोधन है, उसमें ये प्रोविज़न को कम किया गया, यानी कि इसको 6 महीने तक लाया गया इनफाइनाइट टाइम से लेकर। यानी कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए लगती है, ठीक है। तो ये 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बताया गया। और जो 52nd जो है, मैंने आपको बताया एंटी डिफेक्शन लॉ था, उससे डील करता है। और 91st जो है, 91st डील करता है मिनिस्टर जो होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, विधान जो मंत्रीगण होते हैं, तो वो मतलब जो है पूरी जो पॉपुलेशन है उसके 15% ही रह सकते हैं, जो जितनी भी है। जैसे कि जैसे जैसे लोकसभा में 543 मेंबर्स है, ठीक है, दो जो कि एंग्लो इंडियंस होते हैं, वो उनमें से जो से उनका जो 15% है, यानी कि 15% है, वही क्या बोलते हैं जो है मंत्री बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं, ठीक है जी। तो बस ये इस आर्टिकल में बताया कि 15% ही बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। तो जो है इस जो है वीडियो में बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप पसंद आई होगी। अगर आपकी कुछ सजेशन है तो जो हमें बताना चाहेंगे तो आप प्लीज़ उसको जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि हम अगली बार से जो है उसको इम्प्रूव कर सकें। और धन्यवाद जो आपका अभी तक जुड़े हुए थे। और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।